नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता बैठक में रहे मौजूद। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों से दोनों सदनों के सुगम कामकाज में की सहयोग की अपील। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा 7 दिन बढ़ाई। अब 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 14 फरवरी को की जाएगी प्रकाशित। तमिलनाडु पुदुचेरी तट के पास और तेज हुआ चक्रवात दितवाह। 3 की मौत। तिरुवल्लुर रानीपेट के लिए रेड अलर्ट जारी। श्रीलंका में चक्रवात ने मचाई भारी तबाही। 190 से अधिक की मौत। ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए भारत की मदद जारी। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस ने ईडी की शिकायत पर सोनिया गांधी राहुल के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज। भाजपा ने बोला हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा सत्ता में रहते हुए सोनिया राहुल ने किया भ्रष्टाचार। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की शानदार शुरुआत। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद रोहित कोहली के बीच शतकीय साझेदारी। दोनों ने जड़े अर्धशतक। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को सकारात्मक और उत्पादक बताया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 36 राजनीतिक पार्टियों और 50 नेताओं ने भाग लिया और सभी ने अपने अपने दलों के विचार रखे। रिजिजू ने सभी फ्लोर लीडर्स का धन्यवाद करते हुए कहा कि बैठक में उठाए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा और इन्हें जल्द ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पेश किया जाएगा और हाउस में कौन सा मुद्दा किस पे चर्चा करना चाहिए, ये सब प्रक्रिया है, आप सब जानते ही हैं। मीटिंग में 36 political parties and 50 leaders participated. मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ ही संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि विपक्षी पार्टियां सदन की कार्यवाही का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है, लेकिन ये कहना कि एसआईआर को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की है। ये कदम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की शिकायत के आधार पर उठाया गया। आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी AJL को धोखाधड़ी से अपने नियंत्रण में लेने के लिए आपराधिक साजिश रची गई। मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने धोखाधड़ी कर कई कंपनियों पर नियंत्रण जमाया है। जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे, जो हजारों करोड़ की है।
तो सिर्फ 90 करोड़ के लोन पर 50 लाख रुपया देकर पूरे एसोसिएट जनरल को की शेयर होल्डिंग को अपने नई कंपनी में डाल देना और उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सबके भी मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। अब मतदाता सूची की जो प्रक्रिया है, पुनरीक्षण से जुड़े सभी चरण नई तारीखों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अब 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी गई है। वहीं अब 16 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगे। वहीं 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। गौरतलब है कि आयोग की ओर से पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार अब एन्यूमरेशन, बूथों के पुनर्गठन से लेकर ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन और क्लेम ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया सभी संशोधित तिथियों के अनुसार होगी। यह विस्तार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जहां एसआईआर पहले से चल रही थी। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को ज्यादा सटीक, अद्यतित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह विस्तार जरूरी पाया गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान तैयार की जा रही ड्राफ्ट मतदाता सूची में 35,23,800 लोगों के नाम नहीं रहने की संभावना जताई गई है। यह अनुमान शनिवार शाम 6 बजे के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साझा किया। अधिकारी के मुताबिक हटने वाले संभावित नामों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें 18,70,000 मृत, 3,80,000 अनुपस्थित, 11,82,000 स्थानांतरित और 77,565 डुप्लीकेट मतदाताओं की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बूथ लेवल ऑफिसर जाकिर हुसैन की मौत के बाद कोलकाता में प्रदर्शन हुआ। बीएलओ की मौत को टीएमसी ने राजनीतिक रंग देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे परिवार से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मुलाकात भी की। मीटिंग के बाद सीईओ ने कहा कि बीएलओ की मौत की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बीएलओ की मौत पर चिंता भी जाहिर की। इस मामले में टीएमसी पर भी आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि शोक में डूबे परिवार को टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष अल्तमस कबीर शेख की गाड़ी से कोलकाता लाया गया ताकि एसआईआर का विरोध किया जा सके। जाकिर हुसैन खड़ग्राम विधानसभा के दीघा इलाके में बतौर बीएलओ काम कर रहे थे। गोवा में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने जानकारी दी कि जो 88 ओसीआई कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड हैं वो भारत के नागरिक हैं और इसलिए मतदाता बनने के योग्य हैं, लेकिन जिन्होंने पुर्तगाली पासपोर्ट चुना है वो भारतीय नागरिक नहीं रह जाते। ऐसे में ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पासपोर्ट सरेंडर करने की जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएं। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है। अगर किसी ने पोर्तुगीज पासपोर्ट लिया है, ही सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसके में ही इज नॉट सपोज टू बी इन द लिस्ट। अभी तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे चल रहा है। जब तक खुद वो नहीं बताएगा, हमारे पास में अभी ये मैकेनिज्म तो नहीं है कि किसी ने जैसे ही पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया तो हमारे पास कोई इंटीमेशन आ जाती है। तो वो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ वो सही है, और अगर वो सही नहीं है तो मेरे ऊपर आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान दितवाह अब उत्तरी तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ये तूफान अगले 24 घंटों के दौरान तट के समानांतर उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। इस संभावित खतरे को देखते हुए चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र ने तिरुवल्लुर और रानीपेट जिलों में रेड अलर्ट तथा चेन्नई सहित आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के प्रभाव से राज्य में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके चलते 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। राजस्व मंत्री आर रामचंद्रन ने नुकसान के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि तटीय जिलों में 149 मवेशियों की जान गई है और 234 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र पर भी मौसम की भीषण मार पड़ी है, जिससे कुल 57,000 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन जलमग्न हो गई है।
चक्रवात दितवा के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल सेवाओं और यात्री सुरक्षा में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक और अधिकारियों के साथ उपायों की समीक्षा की। रेल मंत्री ने टिकट रद्द करने या मार्ग परिवर्तन से हो रही अनिश्चितताओं का सामना कर रहे यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर और यात्री सहायता डेस्क स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने जन सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्थिति की निगरानी और किसी भी विषम परिस्थिति के लिए सतर्क रहने हेतु मंडल, क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड स्तर पर वॉर रूम सक्रिय करने का निर्देश दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे अधिकारियों से नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक यात्रियों के साथ सक्रिय रूप से संवाद करने को भी कहा है। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से हुई तबाही से निपटने के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन सागर बंधु चलाया जा रहा है। इसी बीच कोलंबो एयरपोर्ट पर भारतीय हाई कमीशन ने खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया है। आपातकाल के लिए हेल्प डेस्क भी खोला गया है। भारतीय यात्रियों से अधिकारियों ने मुलाकात की, भरोसा दिलाया कि उन्हें जल्द ही घर पहुंचाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों के लिए कोलंबो में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया है। वायुसेना के विमान बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए तैयार रखे गए हैं। तिरुवनंतपुरम और हिंडन से कई उड़ानें संचालित की जाएंगी। वहीं भारत की नौसेना श्रीलंका की टीमों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बचाव कार्य कर रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्रीलंका में बाढ़ में दूर दराज के इलाके काफी प्रभावित हुए हैं। NDRF की टीमें लोगों को रेस्क्यू कर रही है और राहत सामग्री दे रही है। इसके तहत भारत की ओर से लगभग 27 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि सभी 25 जिलों में 7,74,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 1 लाख से अधिक लोग 798 राहत केंद्रों में शरण लिए हुए हैं। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव जारी है। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग पहुंची। हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला से बातचीत में उन्होंने जनता से मिल रहे अपार समर्थन पर प्रसन्नता जाहिर की और मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव, और दिल्ली में 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। मेरा दिल्ली की जनता से, इन 12 वार्डों के निवासियों से यही निवेदन है कि अपने वोट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वोट के माध्यम से ही वो सही उपयुक्त जनप्रतिनिधि अपने लिए चुन पाएंगे और दिल्ली के विकास को गति मिलेगी। और हर व्यक्ति को अपने वोट का उपयोग जरूर करना चाहिए। हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, तभी दिल्ली की बेहतर तस्वीर सामने आ पाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। To the world that is future ready. Bob World. Tap you all, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. Rock you all, investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। दिल्ली में आज हो रहे उपचुनाव में जहां प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पश्चिम दिल्ली से सांसद कमलजीत शेरावत भी द्वारका में मतदान केंद्र पर पहुंची और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। कमलजीत शेरावत के सांसद बनने से यह सीट खाली हो गई थी। उन्होंने जनता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने।
दो सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक आपकी सीट जहां पर आप ऑलरेडी पहले निगम पार्षद थी, और एक हमारी माननीय मुख्यमंत्री की जो सीट है। क्या लग रहा है कि ये सीट पर भी एक साख जो है दांव पर लगी हुई है? नहीं, कोई साख दांव पे नहीं है। जनता का आशीर्वाद हमें, मुझे और रेखा जी को हर रूप में मिला। हम निगम पार्षद थे, वो विधायक बनी, मैं सांसद बनी, और जनता ने जो हमसे उम्मीद की, हम परिवार में अपने खड़े हैं उनके कामों के लिए, तो साख कोई दांव पर नहीं है। जनता ने पहले भी आशीर्वाद दिया, अब भी दे रही है। आज 12 एमसीडी के जो उपचुनाव हैं उन पर वोट हो रहा है। दिल्ली की जनता काम के आधार पर वोट कर रही है, हमारी अपील है, और दिल्ली की जनता वोट भी उसी तरह से कर रही है। तो इन 12 सीटों पर आज मेरी जनता जनार्दन से निवेदन है कि वोट डालने जरूर जाएं, बाई इलेक्शन को हल्के में ना लें। ये आपके क्षेत्रीय उस व्यक्ति का चुनाव, उस जनप्रतिनिधि का जो रोज के आपके काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा राहुल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली में आज 12 सीटों पर नगर निगम के उपचुनाव हो रहे हैं। कमलजीत सरावत के सांसद बनने के बाद द्वारका सीट खाली हो गई थी, जिसके लिए आज मतदान जारी है, जहां मतदाता सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर दो सीट, यानी शालीमार बाग से जहाँ पर रेखा गुप्ता जो थी वो निगम पार्षद थी, उसके बाद एमएलए का चुनाव जीत करके वो प्रदेश में यानी राजधानी की मुख्यमंत्री बनी, और उसके बाद कमलजीत सरावत जो इस वार्ड से पहले निगम पार्षद थी, उसके बाद वो जा करके सांसद चुनी गई। वोट कास्ट करने आए, कैसा देखते हैं दिल्ली में अभी का बदलाव? बाद में शिकायत करने से कि भैया ये फैसिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटी है, इससे बेटर है कि अपना जब ड्यूटी मिली है कि वोट कास्ट करें। ये डेमोक्रेसी का हमें जो राइट मिला है, जिसे हम चाहे जिसे भी अपना प्रतिनिधित्व बना सके, तो बेटर है कि अब हमारी ड्यूटी है कि जाए और वोट कास्ट करें। जो आज पूरे देश का माहौल है वही दिल्ली का माहौल है, वही एमसीडी इलेक्शंस का माहौल है। वोट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअल राइट है हमारे पास कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ हम दे। हार्डली 5 मिनट का काम हुआ, मैंने अपना वोट दिया और फिर मेरा काम कंप्लीट हुआ कि जो मुझे अपने सरकार को चूज़ करना है वो मैंने करा। हम तो 10 साल से काम कर रहे हैं इस इलाके में, कोई समस्या नहीं है काम की, और काम हमारे पार्क वार्क सब ठीक हो रहे हैं, और आगे आने वाले समय में और भी बढ़िया तरीके से हम काम करेंगे। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विंटर टूरिज्म को अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बताया। उन्होंने लोगों से हिमालय की खूबसूरत वादियों में भी जाने का आग्रह किया। बर्फ से ढकी चोटियां, शांत वातावरण और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, देश भर के पर्यटन स्थल नए जीवन से भर जाते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में ऐसे ही पर्यटन स्थलों का जिक्र करते हुए विंटर टूरिज्म को अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बताया और कैलाश परिक्रमा रन में लोगों के उत्साह की जमकर प्रशंसा की। सर्दियां आ गई हैं और साथ ही सर्दियों से जुड़े टूरिज्म का भी समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले टूरिज्म को, विंटर टूरिज्म को अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार बना दिया है। हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की हर क्षमता मौजूद है। हमारे पास पहाड़ भी हैं, संस्कृति भी है और एडवेंचर की असीम संभावनाएं भी हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे हुआ था। इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक मात्र 2000 से कम पर्यटक आते थे, अब यह संख्या भी बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री ने कुछ ही हफ्तों में आयोजित होने वाले विंटर गेम्स को देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोगों के लिए उत्साहजनक बताया। कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां
शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। प्रधानमंत्री ने डेस्टिनेशन वेडिंग की बढ़ती लोकप्रियता पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने सर्दियों के मौसम में प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के लिए लोगों से हिमालय की खूबसूरत वादियों में जाने का आग्रह किया। सर्दियों में वेड इन इंडिया अभियान की भी अलग धूम होती है। सर्दियों की सुनहरी धूप हो, पहाड़ से उतरते कोहरे की चादर हो, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहाड़ भी अब खूब पॉपुलर हो रहे हैं। कई शादियां तो अब खास तौर पर गंगा जी के किनारे हो रही है। साथियों, सर्दियों के इन दिनों में हिमालय की वादियां एक ऐसे अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं जो जीवन भर साथ रहता है। अगर आप इस सर्दी में कहीं जाने का विचार कर रहे हैं तो हिमालय की वादियों का विकल्प जरूर रखिएगा। विंटर टूरिज्म जहां लोगों को प्रकृति के करीब ला रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था को भी तेजी से बढ़ा रहा है। यह प्राकृतिक विविधता और सांस्कृतिक विरासत के साथ दुनिया भर में भारत को और लोकप्रिय बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि तकनीक सोचने की गति बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाएं देश की सुरक्षा के लिए तकनीक आधारित सोच को ध्यान में रखती हैं। खड़कवासला में पासिंग आउट परेड में कैडेट्स को संबोधित करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि एक सैनिक के जीवन में योग्यता, साहस और चरित्र 3 अनिवार्य विषय हैं। इस साल एनडीए से कुल 328 कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जिनमें 15 महिला कैडेट्स भी शामिल हैं। इस दौरान एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि सैन्य अफसरों की अगली पीढ़ी भारत और उसके सहयोगी देशों की शांति, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन के साथ तैयार है। I see the next generation of military leaders disciplined, determined, and ready to safeguard peace, security, and sovereignty of India and those of our partner nations. और धार्मिक नगरी वाराणसी काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। छात्रों का पहला समूह तमिलनाडु से काशी के लिए रवाना हुआ। ये दल दोनों क्षेत्रों के सांस्कृतिक सेतु को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दल शनिवार को कन्याकुमारी से वाराणसी के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा में कन्याकुमारी में कुल 43 छात्र, तिरुचिरापल्ली में 86 और चेन्नई एगमोर पर 87 छात्र शामिल हुए। ये सभी छात्र काशी तमिल संगमम 4.0 की अत्यंत सकारात्मक और जोशीला शुरुआत को दर्शाते हैं। इस दल में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र शामिल हैं, जो वाराणसी में होने वाली सांस्कृतिक, शैक्षिक और अनुभवात्मक गतिविधियों में भाग लेकर दोनों क्षेत्रों के बीच प्राचीन सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनः सशक्त करेंगे। काशी और तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों के भव्य उत्सव की शुरुआत 2 दिसंबर से होगी। काशी तमिल संगमम देश की विविधता में निहित एकता की उस विरासत को पुनर्पुष्ट करता है जो भाषा, साहित्य, संगीत, स्थापत्य, भक्ति, परंपरा एवं दर्शन को एक सांस्कृतिक धारा में प्रवाहित करती है। और आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 180 रन बना लिए हैं। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर हैं। कोहली 50 बनाकर खेल रहे हैं। उन्होंने लगातार 2 छक्के लगाकर वनडे करियर का 76वां 50 अपनी पूरी की है। और रोहित शर्मा 51 बॉल पर 57 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मार्को यानसन ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। रोहित शर्मा ने 60वां अर्धशतक लगाया। रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के शोएब अफरीदी के 351 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इससे पहले ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल 18 रन बनाकर आउट हो गए।
और आपको बता दें कि सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना बेल्जियम से होगा। भारत ने कल खेले गए मैच में कनाडा पर 14-3 की विशाल जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। भारत की 5 मैचों में ये चौथी जीत रही। ग्रुप स्टेज में भारत को सिर्फ बेल्जियम के खिलाफ ही हार का सामना करना पड़ा था। और राजधानी दिल्ली में आज हिंदयान साइकिल परेड का आयोजन किया गया और इसी के साथ हम समाचार को यहीं समाप्त करेंगे। दीजिए अनुमति। नमस्कार।